Hello all students, how are you and welcome to the YouTube channel of Avignam Coaching and Technologies and BBC Study। आप सबका स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स सूचना सहायक यानी इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी तैयारी के लिए बहुत अच्छी तैयारी कीजिए, तैयारी जारी रखिए, ईश्वर जरूर आपका सिलेक्शन कराए। तो स्टूडेंट्स आइए आज कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आप भी खुद को चेक कीजिए कि कंप्यूटर नेटवर्क्स में आप कितने एक्सपर्ट हो गए हैं। आपने जो जहाँ से भी तैयारी की है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप खुद को चेक कीजिए कि आप कहाँ तक पहुँच गए हैं। चलिए आइए कुछ एमसीक्यूज ले लेते हैं। बड़े ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि आपको सबको आने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट है कि if 5 nodes are to be connected in mesh topology, the number of required duplex connection hours। अगर 5 नोड को mesh topology में कनेक्ट करना है तो कितने नंबर ऑफ नोड्स की जरूरत पड़ेगी, कितने नंबर ऑफ डुप्लेक्स कनेक्शंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जल्दी से आप आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में, तो उतनी देर में बाकियों के लिए इसको सोल्व करता हूं। ठीक है, ठीक है। अब mesh topology में क्या होता है, देखो mesh topology में दो डिवाइसेस के बीच में डेडिकेटेड लिंक होता है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है ना। अगर मैं 3 डिवाइसेस ले लूं तो फिर इन तीनों के बीच में होगा, है ना, डेडिकेटेड लिंक है। ठीक है, जैसे 3 शहर हैं, गंगानगर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, उन तीनों की आपस की डेडिकेटेड रोड है। गंगानगर से सूरतगढ़ की अलग है, सूरतगढ़ से हनुमानगढ़ की अलग है, हनुमानगढ़ से गंगानगर की अपनी रोड है। सभी की आपस में अलग अलग रोड है, कोई शेयरिंग सिस्टम नहीं है mesh टोपोलॉजी में, है ना। अगर मैं 4 डिवाइसेस ले लूं, मान लो एक डिवाइसेस में यहाँ पे और ले लूं तो कैसे हो जाएगा, देखो। ठीक है, अगर मैं एक डिवाइस यहाँ पे और ऐड कर लूं तो ये ऐसे हो जाएगा ना। अब देखो इन दोनों को भी चाहिए आपस में, सभी के साथ कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, 5 डिवाइसेस मैं लेता हूं तो कैसे बनेगा, देखो 5 डिवाइसेस में डेडिकेटेड लिंक्स कैसे होंगे। ठीक है, एक तो ये आउटर तो बनेगा ही सभी का आपस में, फिर इसको इससे भी चाहिए, इसको इससे भी चाहिए, है ना, और इन दोनों को भी चाहिए आपस में, फिर इसको इससे भी चाहिए और इसको इससे भी चाहिए। तो इस तरह के लिंक बनेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि कितने लिंक्स कितने डिवाइस पे बनते हैं ना, तो इसका कोई फॉर्मूला है क्या, है ना। तो क्या है फॉर्मूला, देखो मैं आपको बताता हूं। फॉर्मूला है n-1/2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, अब इसमें लिंक अगर काउंट करें तो भैया कितने आएंगे, ये 10 लिंक आएंगे। इसमें अगर अपन काउंट करें, ठीक है, और 3 में कितने थे, 3 ही थे, 3 में तो 3 ही थे, 4 में 6 हो गए, 5 में 10 हो गए। तो ये फॉर्मूला किससे निकलेगा, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से आप कोई भी mesh टोपोलॉजी के नंबर ऑफ लिंक्स को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर 5 लिंक है तो 5 का फॉर्मूला कैसे लगेगा, 5 × 4/4/2। तो कितने आएंगे, 10 लिंक आएंगे। 4 में कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, कैसे 4 × n-1 कितना हुआ, 3/2 कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। 3 में कितने आ रहे हैं, 3 × 2/2 कितना आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। इसमें 3 ही लिंक है ना, देखो इसमें 6 हैं और उसमें 10 हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है, n-1/2। तो ये बनेगा आपका mesh टोपोलॉजी में डुप्लेक्स लिंक को काउंट करने का फॉर्मूला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। जिन्होंने सही किया है मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर बताना कि सर आपके बताने से पहले ही मैंने सही कर दिया था। ठीक है, तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस का जो है कमेंट रिप्लाई करूंगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं ब्रॉडकास्ट। ठीक है, नेटवर्क इज एन एग्जांपल ऑफ। ब्रॉडकास्ट जो नेटवर्क है वो किसे माना जा सकता है इन टोपोलॉजीज में से। ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर क्या है। क्या मैश को माना जा सकता है, मैश को माना जा सकता है। मैश में तो भैया डेडिकेटेड लिंक्स हैं, माना जा सकता है क्या। ब्रॉडकास्ट होता है क्या, इसमें ब्रॉडकास्ट होता है क्या, मैश में ब्रॉडकास्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि अगर ये मान लो A डिवाइस है, ये B डिवाइस है, इसको अगर डेटा भेजना है तो ये उसका ही चैनल सेलेक्ट करेगा ना, उसी का ही डेडिकेटेड लिंक को सेलेक्ट करेगा। सबको क्यों भेजेगा, है ना, जिसको भेजना है उसको भेजेगा, है ना। ब्रॉडकास्ट में तो सबको भेजा जाता है। ब्रॉडकास्ट क्या है, 1 to many, जो भी डिवाइस सेंड कर रही है सबको कर रही है। चलिए अब आ जाते हैं कि जो आपका ये
रिंग है, स्टार को मैं छोड़ रहा हूं एक बार, रिंग है, रिंग में क्या होता है, देखो रिंग में क्या होता है, रिंग में तो इस तरह से कनेक्टेड होती हैं डिवाइसेस, है ना। तो अगर मान लो इसको डेटा भेजना है, ठीक है, ये एक बार जो कॉमन चैनल है उस पर डाल देगा, लेकिन सपोज कीजिए ये डेटा इसी के लिए बना है, तो ये कम्युनिकेशन तो इन दोनों के बीच में रह गया ना, ये दोनों तो इंक्लूड ही नहीं हुए, तो सब तक तो नहीं पहुंचा, तो रिंग में भी नहीं होगा। सेम कंडीशन आपका जो है बस टोपोलॉजी में है। बस टोपोलॉजी में कैसे होता है, एक कॉमन चैनल से सबको कनेक्ट कर दिया जाता है, तो इसमें भी यही हुआ, अगर इसने भेजा इसके लिए तो यहाँ तक दोनों तक ही सीमित रहेगा, इन दोनों तक नहीं पहुंचेगा, तो ये भी ब्रॉडकास्ट नहीं है, ये भी नहीं है, और मैश भी नहीं है। तो फिर सही आंसर आपका क्या निकलता है इसमें, सही आंसर आपका कौन सा बच गया भैया, हमारा सही आंसर बच गया है स्टार, बिल्कुल स्टार इज द राइट आंसर। अब स्टार में ब्रॉडकास्ट कैसे हो रहा है, देखो स्टार में क्या यूज करते हैं हम, स्टार में हम एक हब यूज करते हैं और हब से सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। सारी डिवाइसेस को कनेक्ट किया तो हब क्या है, सभी को ही जो भी डेटा है, जो भी पैकेट्स हैं, उसको वो ट्रांसमिट करता रहता है कि भैया जिसका है ले लो। ये अपने आप अपना मैक एड्रेस के थ्रू इसको रिसीव करते हैं कि मेरा है तो ले लेता है, नहीं है तो भैया नहीं लेता है, ठीक है। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोकन रिंग स्टैंडर्ड इन IEEE। टोकन रिंग का IEEE स्टैंडर्ड क्या है, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखो टोकन रिंग का IEEE स्टैंडर्ड, सबसे पहले तो IEEE क्या है ये आप सबको पता होना चाहिए। व्हाट इज IEEE, इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, ये इसका नाम है, ठीक है। अब ये संस्था क्या करती है, ये संस्था करती है भैया स्टैंडर्डाइजेशन। अब स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन बहुत सारी संस्थाएं करती हैं, ISO भी करती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ISI भी करती है इंडिया में, है ना। कोई भी प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजीज होती हैं, उनको एक नंबर देते हैं, है ना। ये नंबर इसलिए देते हैं क्योंकि वो ये बताते हैं कि ये ऑथेंटिक है, ठीक है, ये सही टेक्नोलॉजी है, इसको आप यूज कीजिए, ठीक है। तो IEEE भी इस तरह से स्टैंडर्डाइजेशन करती है। अब आप कहोगे कि साहब इसमें कंप्यूटर तो है नहीं, है तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की इंस्टीट्यूशन है, कंप्यूटर कहाँ गया, तो भैया कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये तो आपको पता ही है ना। अब देखिए IEEE के जो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है वो मैं आपको बता देता हूं। तो IEEE में फर्स्ट स्टैंडर्ड क्या है, फर्स्ट स्टैंडर्ड IEEE का हम लेंगे IEEE 802.3। ये यूज होता है ईथरनेट के लिए। ईथरनेट क्या है, ईथरनेट इज अ स्टैंडर्ड लैन को स्टैंडर्डाइज किया गया है, लैन के कनेक्टर्स को, लैन की वायर को, लैन की डिवाइसेस को IEEE ने स्टैंडर्डाइज करके एक लैन को एक नाम दे दिया कि ईथरनेट। और आज जो जितने भी डिवाइसेस आपको लैन के लिए मिलेंगी ना, जो RJ45 कनेक्टर है, जो भी है, वो सब ईथरनेट के लिए ही बनी हुई है, ठीक है। तो 802.3 इज फॉर ईथरनेट। 802.4 जो है ये है टोकन बस लैन के लिए, ठीक है। अब टोकन भी दो टाइप की टेक्नोलॉजीज में होता है, टोकन बस एंड टोकन रिंग। तो टोकन बस तो है जिसमें बस टोपोलॉजी में टोकन पासिंग होती है, ठीक है। और 802.5 अगर मैं बात करूं तो ये हमारा आंसर आता है टोकन रिंग के लिए। तो टोकन रिंग जो है ना, जिसमें रिंग में टोकन पास होता है, वो टेक्नोलॉजी का जो IEEE स्टैंडर्ड है वो है 802.5। इसके अलावा एक आप जरूर और याद कर लीजिए यहाँ पे कि 802.11 जो होता है ना, वो वायरलेस लैन के लिए होता है, ठीक है। अभी कुछ लोग बोल देते हैं कि वाईफाई के लिए भी ये है, तो सही बात है, वाईफाई ही 802.1
11 है, ठीक है। वाईफाई एक्चुअल में कोई जैसे कोई नया इन्वेंशन नहीं था, वायरलेस लैन को ही उन्होंने एक्सटेंडेड देके, जैसे लैन को इथरनेट नाम दे दिया तो वायरलेस लैन को वाईफाई नाम दे दिया। वाईफाई कहाँ से निकला? हाई-फाई से निकला। पहले जो म्यूजिक सिस्टम थे उनको एक स्टैंडर्डाइज उन्होंने किया था कि हाई-फाई म्यूजिक सिस्टम है। आपने देखा होगा कई स्पीकर्स पे पुराने जमाने में लिखा होता था हाई-फाई, तो हाई-फाई से उन्होंने निकाला वाईफाई, ठीक है। तो वाईफाई का जो ये स्टैंडर्ड है तो ये है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर इसमें क्या आता है? इसमें क्वेश्चन का आंसर हमारा आता है सी, है ना। सी आंसर हमारा हो गया, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर ये होता है इज सी, है ना। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी बीच में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारा ये जो पूरा कोर्स है ये अवेलेबल है हमारी ऐप BBC स्टडी पे, जिसको आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप मेरे पूरे वीडियोस देखना चाहते हैं और पूरे लेक्चर्स आप लेना चाहते हैं, पूरे नोट्स लेना चाहते हैं, आप मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बड़े ही कम दामों में हम आपको दे रहे हैं। 999 रुपये में पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर सारा मैटर आपको मिलेगा। मेरे रिकॉर्डेड वीडियोज़, MCQs, नोट्स, एवरीथिंग जो भी मेरे पास है मैं सब आपको 999 रुपीज़ में इस ऐप पे प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज, अगर आपको ओनली टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप टेस्ट सीरीज 249 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और जाकर के एटलीस्ट फ्री कंटेंट चेक कीजिए, उसके बाद आप इसे परचेज कीजिए, ठीक है। थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ IPv6? IPv6 का एड्रेस साइज कितना है, ठीक है। अब देखो, नेटवर्क लेयर यानी इंटरनेट लेयर के दो प्रोटोकॉल मेनली यूज किए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज IPv4 एंड नेक्स्ट इज IPv6, ठीक है। अब IPv4 में कितने बिट का एड्रेस होता है? 32 बिट का। IPv6 में कितनी बिट का होता है आप बताओ पहले। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है, बी इज द राइट आंसर। कितना है? 128 बिट्स का, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें मैं आपको और बताऊंगा। अगर बाइट में कन्वर्ट करें तो कितना हो गया? 4 बाइट का ये हो गया। एक बाइट में 8 बिट होती है ना, यहां पर ये हो गया 16 बाइट का। 16 8 128, है ना। तो ये हो गए आपके बाइट में। अच्छा, इसमें याद रखना कि इसमें जो IPv4 में जो एड्रेस लिखा जाता है ना, वो लिखा जाता है डेसिमल में, क्योंकि भैया इंसान तो डेसिमल समझते हैं। हर कोई इंटरनेट यूज करने वाला कंप्यूटर टेक्निकल बंदा थोड़ी होता है। नॉन टेक्निकल बंदे भी तो इंटरनेट यूज करते हैं, तो उनको क्या पता है हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ये कैसी, ठीक है। लेकिन IPv6 में क्या है भैया, एड्रेस जो है ना वो हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है, ये याद रखना आपको, ठीक है। इस तरह से कुछ हेक्साडेसिमल में IPv6 का IP एड्रेस होता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। IPv6 का जो IP एड्रेस है वो आपको ध्यान रखना है कि हेक्साडेसिमल में होता है। अच्छा, कितने पॉसिबल एड्रेस हो सकते हैं? क्योंकि भैया ये 32 बिट का है तो 2⁻32 ये काउंट कर लेना आप भैया, कितना बहुत ज्यादा आएगा ये, है ना। यहाँ पर 2⁻128 पॉसिबल IP एड्रेस ये दे सकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट IP एड्रेस 10.231.241.1 इज एसोसिएटेड टू विच क्लास? कौन सी क्लास से है? जल्दी से आंसर दीजिए, ठीक है। तो क्लास के रूल आपको पता है ना, 1 से लेकर के और 126 यानी 126 तक के किस में आते हैं? ए क्लास में। 127 यूज नहीं होता है। इसका क्या यूज है मैं आपको अभी बताऊंगा, जुड़े रहिए। इसके बाद 128 से लेकर के 191 तक किस में आएंगे? बी में। फिर 192 से लेकर के जो भी IP एड्रेस 223 तक होंगे वो किस में आएंगे? क्लास सी में। 224 से लेकर के जो 239 तक होंगे वो किस में आएंगे? क्लास डी में। और 240 से लेकर के जितने भी एड्रेस होंगे 254 तक वो सारे किस में हो जाएंगे?
ई में, लेकिन डी और ई ये आपको याद रखना है, डी और ई जो है ये यूज नहीं की जाती हैं कॉमन आदमी के लिए, मल्टीकास्टिंग और एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए होते हैं। तो ये आईपी तो कभी हमें मिलते ही नहीं है ना। हमें जो मिल सकते हैं, जो कॉमन मैन को मिल सकते हैं, वो आईपी कौन से हैं, ये वाले हैं ना, ये वाले है ना। तो चलिए इससे आंसर तो आपको पता लग ही गया होगा कि ये क्लास ए का ही है ना, ये ए आंसर सही है। लेकिन 127 के बारे में एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं कि 127 अगर किसी का आईपी एड्रेस का हेडर है, यानी फर्स्ट बाइट जो है ना वो 127 है, तो ऐसा बोला जाता है कि लूपिंग में चला जाता है वो, लूपिंग में। लूपिंग का मतलब है कि अगर इस एड्रेस के साथ आपने कोई पैकेट सेंड कर दिया कि इस वाले आईपी एड्रेस पे सेंड हो जा, तो कभी भी सेंड नहीं होगा वो, कंप्यूटर उसमें नेटवर्क में लूप होता रहेगा, घूमता रहेगा वो पैकेट, कभी भी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेगा, है ना। तो ये एक अच्छी बात मैंने आपको बताई है, ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है। चलिए RJ45 में कितने यूटीपी कनेक्टर, कितने यूटीपी कनेक्ट होते हैं, सॉरी कितने यूटीपी कनेक्ट होते हैं, कितने यूटीपी कनेक्ट करती है भाई RJ45। RJ45 सबने देखी होगी, है ना, ऐसी होती है RJ45 कनेक्टर, है ना। किसके लिए काम आता है ये, लैन केबल, कैट 6 कैट 7 इनके लिए काम में आता है, ठीक है। कितने कनेक्टर होते हैं अगर आपने देखा हो तो इसमें, है ना, कितने पॉइंट्स हैं ये कैसे कनेक्ट होते हैं, ये याद है किसी को, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, 8 पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर। और कैसे कनेक्ट होते हैं ये वाले दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, ये आपस में कनेक्ट होते हैं, ये दोनों आपस में होते हैं और ये दोनों आपस में होते हैं। कैट 6 केबल जो है जब RJ45 में कनेक्ट की जाती है तो इस तरह से वो कनेक्शन किए जाते हैं। तो कितने, अब ये पूछ रहा है कि कितने यूटीपी हैं। अब यूटीपी का मतलब क्या हो गया, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अब पेयर का मतलब क्या है, जोड़ा पूछ रहा है, एक वायर नहीं पूछ रहा, जोड़ा पूछ रहा है आपसे। तो जोड़े तो भैया कितने होंगे, 8 है ना इसमें, तो जोड़े कितने बन गए, 4 बन गए ना। अब कैट 6 केबल को भी खोल के देखना, उसके अंदर 4 पेयर होते हैं, है ना, एक ऑरेंज, एक ग्रीन, एक ब्लू और एक वॉयलेट, है ना। और उनकी फिर एक एक पेयर वायर और होती है जिसपे एक तो पूरी ऑरेंज होगी और एक हाफ ऑरेंज और हाफ वाइट होगी, अगर कैट 6 केबल या कैट 7 केबल आपने देखी है तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका बी, 4 पेयर होते हैं, 4 पेयर से तो 8 वायर बनेंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेटवर्क डिवाइसेज आर यूज एट फिजिकल लेयर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फिजिकल लेयर में कौन सी डिवाइसेज होती है। वैसे तो देखो डिवाइस जो होती है ना, नेटवर्क डिवाइस, वो कोई भी डिवाइस हो वो सारी लेयर के लिए ही काम करती है ना, कनेक्शन तो उसी से होता है, लेकिन मानना ऐसा जाता है। तो अभी अपने इसमें ये देखते हैं भैया कौन कौन सी नेटवर्क डिवाइसेस हैं हमारे पास, ठीक है। हमारे पास कौन कौन सी नेटवर्क डिवाइसेस हैं, हब है, स्विच है ना, राउटर है, ठीक है, फिर आपका गेटवे है, ठीक है, ब्रिज है, ठीक है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है। इसके अलावा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और वगैरह ये भी माना जाता है कि नेटवर्क डिवाइसेस में ही आते हैं, लेकिन मेनली ये जो ऊपर के मैंने आपको बताया ये ज़्यादा पूछे जाते हैं ना, तो यहाँ तक, है ना। तो अब इसमें हब क्या है, देखो हब में तो भैया कोई भी इंटेलिजेंसी होती ही नहीं है, ये किसी चीज़ को नहीं चेक करता है, ठीक है। ये तो ब्रॉडकास्ट करता है ना, स्टार टोपोलॉजी जैसे मैंने आपको बताई है, तो ये ब्रॉडकास्ट करेगा, तो ये तो सिर्फ कनेक्शन ही करता है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये फिजिकल लेयर पे ही यूज होता है हब, ये तो सिर्फ फिजिकली कनेक्ट करता है, इसके पास कोई आईपी एड्रेस या मैक एड्रेस इस तरह की टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं होती है ना। लेकिन जब हम स्विच में आते हैं ना, तो ये क्या है कि मैक एड्रेस यानी फिजिकल एड्रेस को चेक करता है,
ठीक है, तो आप मान सकते हैं कि ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, क्योंकि फिजिकल एड्रेसिंग कहाँ पे होती है, डेटा लिंक लेयर पे होती है ना। राउटर पे अगर अपन आ जाते हैं तो राउटर तो भैया सारा आईपी चेक करता है, ठीक है ना, सोर्स टू डेस्टिनेशन तक डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है राउटर की। तो फिर ये तो भैया कि कौन सी लेयर का डिवाइस हो गया, ये नेटवर्क लेयर का हो गया ना डिवाइस, है ना। अच्छा गेटवे क्या है, गेटवे तो चीज ही अलग हो गई। गेटवे क्या करता है, दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हैं, उनको आपस में कनेक्ट करता है, प्रोटोकॉल 1 और ये कोई यूज कर रहा है प्रोटोकॉल 2, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए गेटवे का यूज करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया ना, गेटवे जो है वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज होता है ना। ब्रिज कहाँ पे यूज होता है, ब्रिज होता है दो लैन को अगर आपस में जोड़ना है तो, ठीक है ना। अच्छा रिपीटर, इसके अलावा एक रिपीटर भी होता है, ठीक है, रिपीटर एक डिवाइस और मुझे याद आ गई, रिपीटर भी एक नेटवर्क डिवाइस है। रिपीटर कुछ नहीं करती है, रिपीटर सिर्फ जो सिग्नल पीछे से आ रहे हैं उनको एम्पलीफाई करके आगे भेज देती है ना, रीजनरेट करती है सिग्नल्स को। तो ये चीजें आपको सारी इसमें याद रखनी है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, देखिए आंसर मेन है, आंसर व्हाट इज द आंसर कि फिजिकल लेयर पे कौन कौन सी हो गई भैया, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा डी, क्योंकि इन दोनों में कोई भी किसी भी चीज की फैसिलिटी, एड्रेसिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है, ये तो भैया सिर्फ फिजिकली कनेक्ट करती हैं। तो रिपीटर और हब इसका सही आंसर है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ ए चैनल इज लिमिटेड टू 6 किलोहर्ट्ज एंड सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज 16, देन व्हाट इज द चैनल कैपेसिटी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया था कंप्यूटर अनुदेशक में कि चैनल कैपेसिटी कैसे निकालते हैं। देखिए चैनल कैपेसिटी का जो फॉर्मूला है ना वो ये है, C इज इक्वल्स टू बी, ठीक है, log 2 1 प्लस सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब बात ये है कि इतना लॉग वॉग की फैसिलिटी तो आपके एग्जाम में इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट में तो नहीं मिलेगी आपको, कैलकुलेटर थोड़ी आपको अलाउड है, फिर कैसे करोगे अगर ये क्वेश्चन आता। तो अप्रोक्सीमेट आंसर आपको देने होते हैं ना, अप्रोक्सीमेट आंसर देने होते हैं। देखिए अब बैंडविड्थ आपको दी है इसने 6 किलोहर्ट्ज, ठीक है, तो कितनी होगी 6 मल्टीप्लाइड बाय 1000, है ना, और log 2 1 प्लस सिग्नल टू नॉइज रेशियो आपको दिया हुआ है 16, है ना। अब 16 को 17 नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि अप्रोक्सीमेटली निकालना है अपने को, तो भैया तो ये हो गया 6000, है ना, ये हो गया log 2, इसको 16 ही ले लेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है आपकी। अब 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 16 को मैं लिख सकता हूं, देखिए log 2 रेज़ टू पावर 4, है ना, ऐसा लिख सकता हूं ना। अब log में आपको ये याद होगा कि ये जो पावर होती है ये आगे आ जाती है ना, ये याद है ना, 4 log 2 हो जाएगा, तो log 2 की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई ना, तो ये कितना बच गया 1, 4 बच गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4, तो ये आ गया 6000 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो कितना आ रहा है ये 24 के आसपास आ रहा है, 24K, है ना। तो ये वाला आंसर होगा आपका बी, इसको ऐसे करना था, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते आप कंपटीशन एग्जाम में एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है आपके पास, तो अप्रोक्सीमेटली आपको करना होगा, तो ऐसे आप इसको करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है दोस्तों कि आपको अगर फिर से मेरा अगर पूरा कोर्स चाहिए, पूरे लेक्चर्स चाहिए, पूरे आपको वीडियोस चाहिए, पूरे क्वेश्चंस चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो प्लीज 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 आप डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप दैट इज BBC स्टडी, और आपको 2 कोर्सेज पे मिलेंगे, सूचना सहायक टेस्ट सीरीज और सूचना सहायक फुल कोर्स, जिसमें रिकॉर्डेड वीडियोस, नोट्स, MCQs, और इसका प्राइस है सिर्फ 999 और टेस्ट सीरीज का ओनली 249 रुपीज। तो प्लीज 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 डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप को और बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और कोर्स जिसने अब तक कोई भी परचेज नहीं किया है तो प्लीज हमारा कोर्स परचेज कीजिए। मैं वादा करता हूं कि सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन कंटेंट आपको हमारे ऐप पे मिलेगा, है ना। चलिए नाउ व्हाट इज कैन, ठीक है। अब कैन में देखो भैया 2 चीजें होती हैं, मैं आपको बताऊं। कैन को कैंपस एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं, ठीक है, कैंपस एरिया नेटवर्क। और कैन जो है ना वो कंट्रोलर एरिया नेटवर्क भी हो सकता है, कंट्रोलर एरिया नेटवर्क।
अब कंट्रोलर एरिया नेटवर्क क्या होता है मैं आपको बताता हूं। माइक्रो कंट्रोलर एक चीज होती है, माइक्रो कंट्रोलर है ना, माइक्रो प्रोसेसर से भी आप ये मान लीजिए एक छोटी चीज है जिसके अंदर जो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर, अगर आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है तो आपने पढ़े होंगे। तो माइक्रो कंट्रोलर्स को अगर किसी तरीके से जोड़ दिया गया है, बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर डिवाइसेस हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स हैं, उनको आपस में लैन के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया है, तो उसको हम बोल सकते हैं कंट्रोलर एरिया नेटवर्क, है ना। तो इसमें तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन है ना, अगर कैंपस एरिया नेटवर्क भी ऑप्शन में दिया हो तो भैया दुविधा वाली बात हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही आंसर सही हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, है ना। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या इस्तेमाल करती है? फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, पोर्ट एड्रेस या स्पेसिफिक एड्रेस? बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी लेयर कौन कौन से एड्रेस इस्तेमाल करती हैं। टीसीपी आईपी में जाऊंगा मैं, ठीक है। टीसीपी आईपी फर्स्ट इज फिजिकल लेयर, है ना, देन इज नेटवर्क, देन इज ट्रांसपोर्ट एंड देन इज एप्लीकेशन। और फिजिकल लेयर में डेटा लिंक लेयर भी आती है। टीसीपी आईपी में तो 4 लेयर का ही होता है ना, अगर 5 लेयर का होगा तो फिजिकल और डेटा लिंक को अलग अलग मान लेते हैं, है ना। तो अब एड्रेस कैसे कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। एड्रेस जो है आपका, फर्स्ट जो फिजिकल लेयर है उसमें तो भैया फिजिकल एड्रेस ही यूज होता है, मैक एड्रेस, ठीक है ना, मैक एड्रेस ही यूज होता है। और फिजिकल एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस इसमें यूज होता है। नेटवर्क लेयर जो है इस पे भैया आईपी एड्रेस यूज होते हैं, है ना, आईपी एड्रेस यूज होते हैं ना, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सा एड्रेस यूज करती है? पोर्ट एड्रेस, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी देती है, तो इसको भैया पोर्ट पता होना चाहिए कि कौन से प्रोटोकॉल के लिए ये डेटा आया है। अब आपको ये पता होगा कि जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके पोर्ट एड्रेस होते हैं, जैसे एफटीपी का अलग है, एनएनटीपी का अलग है, एसएमटीपी का अलग पोर्ट एड्रेस है, उसकी एक टेबल है, वो आप याद कर लेना नंबर सारे, ठीक है ना। तो वो जो पोर्ट है वो आइडेंटिफाई करती है पोर्ट एड्रेस के थ्रू कि कौन सी एप्लीकेशन के लिए ये पैकेट मेरे पास, ये सेगमेंट मेरे पास रिसीव हुए हैं, तो ये आइडेंटिफाई करती है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर कौन से एड्रेस यूज करती है? स्पेसिफिक एड्रेस। स्पेसिफिक में कौन से आ जाएंगे? आपकी ईमेल आईडी हो गया, ठीक है, आपका यूआरएल हो गया, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो इसमें क्या सही आंसर बनेगा आपके हिसाब से? ठीक है, तो आंसर होगा इसका सी, यानी कि पोर्ट एड्रेस। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट देखते हैं, अर्पानेट की खोज कब हुई? अर्पानेट वाज डेवलप्ड इन। अब सबसे पहले अर्पानेट के बारे में ना आप थोड़ा सुन लेना, क्योंकि अर्पानेट के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अर्पानेट जो है ना, अर्पानेट, ठीक है, ये यूएस की जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, डीओडी बोलते हैं वहां पे, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, उसकी एक विंग है, ठीक है, उसकी एक इकाई है। और ये क्या करती है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, अर्पा। अब एक जगह है ना, एक पुलिस का एग्जाम मैंने देखा, उसमें इसमें लिखा हुआ है डरपा, ठीक है, डरपा लिख दिया। तो डरपा में क्या है? डरपा में भैया जो चीज है वो है एडवांस रिसर्च डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। तो एडवांस रिसर्च के आगे इन्होंने जब लगा दिया है भैया, एडवांस रिसर्च के आगे इन्होंने डी जब लगा दिया है ना, तो इसका मतलब हो गया है डिफेंस। तो इससे आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन्होंने 1969 में ना ये अर्पानेट डेवलप किया था। इनको ये लग रहा था कि हमने भैया कंप्यूटर तो बना दिए, लेकिन किसी तरीके से हम
अब हमने लैन भी बना दिए, लेकिन किसी तरीके से ना उसको हम अब कनेक्ट करें भी, दूर दूर जो बैठे हैं लोग उनको भी तो आपस में कनेक्ट करें, ऐसी इनकी सोच थी। तो इसी सोच के हिसाब से इन्होंने जो डेवलप किया वो था ARPANET, ठीक है। तो इसके बाद फिर TCP/IP भी इन्हीं के बाद रिसर्च में डेवलप हुआ, और फिर TCP/IP के बाद जो चीज़ आई, जो मॉडल आया, वो था OSI, है ना। अभी माना जाता है कि OSI मेन है, उससे TCP/IP बना, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था, पहले TCP/IP आ गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्रोटोकॉल असाइंस IP एड्रेस टू द क्लाइंट कनेक्टेड इन द इंटरनेट, यानी कि जब भी कोई क्लाइंट इंटरनेट से कनेक्ट हुआ है तो उसको IP एड्रेस कौन प्रोवाइड करता है। अब आपको लग रहा होगा कि इसका आंसर IP है, नहीं है, इसका आंसर IP नहीं है, ठीक है। IP तो भैया जो है ना सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी का प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसका जो सही आंसर ARP भी नहीं है, क्योंकि ये है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का काम होता है कि वो फिजिकल और लॉजिकल एड्रेस को मैच करता है, मैक एड्रेस को IP एड्रेस से मैच करता है। HTML तो एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये तो प्रोटोकॉल है ही नहीं। अगर HTTP लिखा होता तो बात अलग होती। तो सही आंसर कौन सा होता है, DHCP। अब DHCP क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, ठीक है। DHCP है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है ना। DHCP का काम यही होता है कि वो डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन करके देता है, IP एड्रेस को कॉन्फ़िगर करता है डायनेमिकली, ठीक है। स्टैटिक IP जो है वो अपने आप मैनुअली कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप, लेकिन डायनेमिक IP जो है वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चलेगा। यानी कि कोई भी अगर नया डिवाइस जुड़ा है तो DHCP का काम है उसको IP एड्रेस प्रोवाइड करना। तो इसका आंसर हो गया DHCP। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ TDM क्या है, देखो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। दो टाइप की होती है मेनली, ठीक है, TDM एंड FDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है ना। अब टाइम डिवीजन और फ्रीक्वेंसी डिवीजन अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको आता होगा, ठीक है। टाइम डिवीजन में क्या होता है, देखो कि एक ही चैनल है और एक ही चैनल से सारी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये भी इससे ही कनेक्टेड है, ये भी इससे ही कनेक्टेड है और ये भी इससे ही कनेक्टेड है। सपोज दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, और इनका डेटा जो है इन्होंने पैकेट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। इसने भी अपने पैकेट्स बना रखे हैं, ठीक है, इसने अपने बना रखे हैं एंड सो ऑन। अब क्या है कि चैनल इनके पास एक ही है, ट्रांसमिशन मीडियम एक ही है। तो TDM क्या करेगा, TDM क्या करता है, देखो TDM पहले एक फिक्स्ड टाइम स्लॉट के लिए A का डेटा, A का एक चंक, A का एक पैकेट उठा लेगा, A1 उठा लिया, चल रहा है, आगे चला गया, आगे चला गया, आगे जाने के बाद यहां पहुंच गया। अब टाइम समाप्त हो गया इसका, अब टाइम शुरू हो गया B का, तो अब किसका पैकेट आएगा, B का। फिर B का भी टाइम खत्म हो गया, किसका टाइम आएगा, C का। अब वापस से C का भी टाइम खत्म हो गया तो वापस से बारी किसकी आ जाएगी, A की। अब A का दूसरा पैकेट यानी कि A2 उठाया जाएगा। तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में सबको बराबर टाइम स्लॉट्स देकर के उनका कम्युनिकेशन किया जाता है, उनके पैकेट्स को ट्रांसमिट सेम चैनल पे किया जाता है एक साथ, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, देखो आंसर कि TDM में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, एक से ज्यादा सिग्नल टाइम स्लॉटेड मोड में भेज सकते हैं। सही आंसर यही है ना, क्योंकि ये कह रहा है कि वन सिग्नल इज सेंड फॉर मेनी यूजर, एक यूजर
के लिए एक ही सिग्नल, कई यूजर के लिए एक ही सिग्नल भेजते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कई यूजर के लिए एक सिग्नल भेजना ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सब अपना अपना कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। मैनी सिग्नल आर सेंट ऑन डिफरेंट चैनल्स। अब डिफरेंट चैनल तो नहीं है इसमें, डिफरेंट चैनल तो नहीं है, ये तो गलत हो गया। डिफरेंट चैनल नहीं है, चैनल एक ही है, चैनल एक ही है ना, ठीक है। और नन ऑफ द अबव भी नहीं आएगा, तो आंसर इज ए। ओके, सो ये हो गया आपका। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है आपको पता है ना, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो अलग अलग चैनल्स अलोकेट कर दिए जाते हैं, ठीक है। ये मान लो 20 हर्ट्ज पे काम कर रहा है, ये 40 हर्ट्ज पे काम कर रहा है, ये 30 हर्ट्ज पे काम कर रहा है। जैसे कि रेडियो, एफएम रेडियो आप सुनते हो तो सारे चैनल अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट, विच इज यूनिक इन कंप्यूटर सिस्टम। कौन यूनिक है, यूनिक यानी अद्वितीय है, जो दूसरा नहीं हो सकता, मतलब वो बिल्कुल अभूतपूर्व है। तो कौन होगा इसमें से, आप बता सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर नेम तो भैया लोग अब कोई भी रख ले, मैंने नाम रख लिया अटल पीसी, तो कोई और भी अटल पीसी हो सकता है ना, कोई जरूरी नहीं है। आईपी एड्रेस का आप समझ सकते हो क्या, आईपी एड्रेस, ठीक है। तो आईपी एड्रेस तो कंप्यूटर नेम तो आंसर नहीं हुआ, है ना। आईपी एड्रेस भी भैया सेम हो सकते हैं, है ना। ये बात आपको सोचने वाली है। अब आप कहोगे सर आईपी एड्रेस सेम हुआ तो फिर डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा। आईपी एड्रेस अगर सेम होंगे ना तो देखो वो नेट आईडी से आइडेंटिफाई करेगा कि अब ये थोड़ी है कि इतने 2⁻32 ही लोग यूज कर रहे हैं इंटरनेट तो अरबों लोग यूज कर रहे हैं ना, तो आईपी एड्रेस सेम हो सकते हैं बहुत सी जगह पे। एक नेट में अगर आईपी एड्रेस सेम है, एक नेट में भी हो सकते हैं। तो क्या आता है, आपने देखा है कभी कंप्यूटर में एक नोटिफिकेशन आता है कि योर आईपी एड्रेस इज कॉन्फ्लिक्टिंग विद अदर आईपी, है ना। तो आईपी एड्रेस भी सेम हो सकते हैं, लेकिन वो उनका नेट आईडी जो होगा वो डिफरेंट होगा, यानी कि नेटवर्क दूसरा होगा। अच्छा, वर्क ग्रुप जो होता है ना, ये कभी भी भैया जो है ना सेम नहीं हो सकता, क्योंकि वर्क ग्रुप एक तो असाइन ही खुद होता है, जो कंप्यूटर्स बनाते हैं वर्क ग्रुप, कंप्यूटर खुद अपना वर्क ग्रुप का जो भी नेम होता है वो डिसाइड करता है। इंसान कभी भी डिसाइड नहीं कर सकता, है ना, इंसान कभी भी डिसाइड ये नहीं कर सकता, क्योंकि वर्क ग्रुप जो होता है कि जैसे ही आपने कोई एक नेटवर्क बनाया, एक लैन बनाया, तो वो ऑटोमेटिकली एक वर्क ग्रुप नेम आता है, और वो फिर कंप्यूटर बताता है कि आपके वर्क ग्रुप का नेम ये है, और इस वर्क ग्रुप से आप अगर दूसरे कंप्यूटर्स को ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो वर्क ग्रुप का नाम कभी भी क्लैश नहीं करता, तो यूनिक होता है। ये आंसर आपका हो गया सी। आईपी एड्रेस हो सकता है कि क्लैश करे। तो मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं कि अगर आपको सारे ही नोट्स और सारे ही क्वेश्चंस आपको देखने हैं तो प्लीज 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 डाउनलोड आवर ऐप बीबीसी स्टडी। इस पे आपको सारा मैटर मिलेगा, ठीक है। आपको 999 रुपीज में रिकॉर्डेड वीडियोस एंड 249 रुपीज में टेस्ट सीरीज। तो प्लीज 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 डाउनलोड आवर ऐप। थैंक यू।